हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको पता है कि 2023 का क्वेश्चन अभी हम लोग का सेशन अभी जो चल रहा है उसमें 2023 का क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग किए हुए हैं। इसके पहले 2024 का भी डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। इस चैनल पर बायोलॉजी का डिवीजन क्लास के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाइएगा तो लाइन बाई लाइन आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो बोला जा रहा है कि बास्थानीय संरक्षण क्या है। देखो, दो प्रकार का संरक्षण होता है जिसमें जीवों और पेड़ पौधों को बचा कर रखने का एक तरीका है। इसमें हम लोग दो प्रकार का संरक्षण पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं एक्स सेटू, एक को हम लोग क्या कहते हैं तो एक्स, इसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे को कहते हैं हम लोग इन सीटू। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं तो इन सीटू कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं एक्स सीटू को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो बास्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अब ये बास्थानांतरण जो एक्स सीटू होता है, इसमें जीवों को प्राकृतिक आवास से निकालकर कुछ उसी प्रकार के प्राकृतिक आवास के जैसा ही बनाया जाता है जिसमें जीवों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। जिसमें जीवों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिससे क्या रहता है, जीव सुरक्षित रहता है। तो जीवों को बचाने का एक पहलू है, बोल सकते हैं सरकार की तरफ से, जो एक सीटू एक तैयार किया जाता है जिसमें जीवों को रखा जाता है। जैसे क्या हो सकता है, तो इसमें प्राणी संग्रहालय हो सकता है। इसमें क्या क्या आता है तो एक सीटू में हम लोग क्या क्या, जो कि ये इंसानों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है जीवों को रहने के लिए, प्राणी संग्रहालय। और इसमें आता है बीज बैंक आता है। बीज बैंक मतलब कि अलग अलग पौधों का बीज इकट्ठा करके रखा जाता है जिससे नए पौधे खत्म ना हो, हर एक पौधा मिल सके। पौधे का संग्रह भी होता है, बहुत सारे ऐसे आता है। वैसे कुछ इन सीटू में भी आता है। इन सीटू में क्या क्या आ जाता है, इन सीटू में भी बहुत सारे आता है। उसमें हम लोग देख सकते हैं नाम, राष्ट्रीय उद्यान आता है, ये इन सीटू होता है। इन सीटू का मतलब ये प्राकृतिक ही होता है, इसलिए इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, लेकिन सरकार इसको क्या करती है, अच्छे तरीक़ा से देखभाल करती है। इन सीटू राष्ट्रीय उद्यान होता है या वन जीव अभयारण्य भी होता है, ये भी इन सीटू के अंदर ही आता है। वन जीव अभयारण्य, वन जीव अभयारण्य होता है। प्राकृतिक उद्भव भी होता है, पवित्र उद्भव, प्राकृतिक उद्भव में पवित्र उद्भवन होता है, और भी बहुत सारे ऐसे होता है। तो ये सब क्या होता है, इन सीटू के अंदर आता है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है बास्थानांतरण का मतलब क्या, एक सीटू। बास्थानांतरण मतलब क्या, एक सीटू के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो इसमें से कौन आएगा तो बीज बैंक आएगा। बाकी जो होता है ये सब के सब क्या है, इन सीटू के अंदर आता है। मतलब ये पहले से बना हुआ रहता है, सिर्फ इसको संरक्षित करके रखा जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन ये क्या होता है, एक सीटू वाला चीज़ होता है जो कि सरकार अपने से बनाती है प्राकृतिक आवास जीवों के लिए, और जीवों को वहाँ पे सुरक्षित रखती है, जिससे जीवों को क्या हो सके। मतलब बोला जाता है ना कि आज के डेट में बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो उसी को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफियन पुटन पाया जाता है। अब ये ग्राफियन पुटन किसमें पाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर बताना है। ग्राफीय पुटन जो होता है मादा के अंडाशय में होता है। ग्राफीय पुटन घटना कहाँ पे होता है, मादा के अंडाशय में होता है। हम लोग बहुत डिटेल में वहाँ पर चर्चा भी किए थे, तो इसको ध्यान में रखें कहाँ पे पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में ही होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जलमग्न पौधा का चर्चा हो रहा है, किसके बारे में, जलमग्न पौधा। अब ये जलमग्न पौधा क्या होता है, तो जो जलों के अंदर रहने वाले पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, जलमग्न पौधा कहते हैं। जो जल के अंदर रहता है उस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं तो जलमग्न पौधा कहते हैं। तो ये जल के अंदर रहने वाले पौधों को जलमग्न कहते हैं, जलमग्न पौधा कहते हैं, पौधा कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो, रंध्र का जरूरत कब पड़ता है, जब उसमें बाहर का ऑक्सीजन लेना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना रहता है। बाहर का ऑक्सीजन लेना रहता है या ऑक्सीजन छोड़ना रहता है। पत्तियों में रंध्र कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए, पत्तियों में पाया जाता है।
ये हरी पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। रंध्र का काम क्या होता है, तो गैस का एक्सचेंज कराना, गैस का अंदर लेना और बाहर निकालना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस रंध्र के द्वारा ही पत्तियों के अंदर जाता है, और फिर ऑक्सीजन बाहर निकालना रहता है तो उस रंध्र द्वारा, या सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है तो रंध्र के द्वारा ही जाता है। तो सिंपल बोल सकते हैं रंध्र का काम क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज कराना। लेकिन जो जल के अंदर पौधा रहता है उसके बाहर के ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो जल के अंदर पौधे रहते हैं उसको बाहर के ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी कारण से ये जो जलमग्न पौधे होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, तो इसमें कोई रंध्र की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो यही कारण से ऑप्शन इसका कौन सा, किसी भी सतह पर इसका रंध्र नहीं देखने को मिलता है, इसको रंध्र की जरूरत नहीं पड़ता है। ये किसी भी सतह पर इसका रंध्र नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। अब ये पहले समझेंगे हम लोग। तो समक्लोन विविधता का बात करते हैं तो एक प्रकार की आनुवंशिक विविधता आता है, और ये किस कारण से आता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये क्या करता है बेसिकली कि जो ये नए पौधों के जो पौधे होते हैं उनमें नए किस्म विकसित करने के लिए ऐसा विविधता देखने को मिलता है। तो इसके उत्तकों में कुछ विविधता आ जाता है। तो ये विविधता देखिए इसमें होता क्या है कि जो इसका खुद का गुण होता है उसमें कुछ नया गुण ऐड हो जाता है। इसमें जो खुद का गुण होता है कुछ नया गुण ऐड हो जाता है, तो उसको हम लोग समक्लोन विविधता कहते हैं। जिसको ये किस कारण से आता है, तो हम लोग जब उत्तक संवर्धन विधि अपनाते हैं तभी जाके ये आता है। उत्तक संवर्धन विधि सबको बता दिया गया है। किसी भी पौधे का हम लोग क्या करते हैं, उत्तक को लेते हैं काट के, उससे अनेकों पौधे का निर्माण करते हैं। तो जो जिस पौधे का उत्तक लेते हैं उसका जो गुण होता है, आनुवंशिक गुण होता है, वो तो आता ही है पौधा में, साथ साथ उसमें कुछ नया गुण भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, समक्लोन विविधता के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात किया जा रहा है कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा क्या खाता है। देखो मधुमक्खी अगर देखा जाता है, मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होता है जो कि सबसे मेन उसमें भागीदार निभाता है, तो उसको हम लोग रानी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। तो रानी मधुमक्खी जब अंडे से निषेचित होता है, अंडे से जब बाहर निकलता है तो उसका लार्वा उत्पन्न होता है। जब सबसे पहला उसका जो जीव बनता है उसको हम लोग लार्वा के नाम से जानते हैं। अभी जो लार्वा होता है वो क्या खाता है इसमें से, अब उस मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें से क्या खाता है, वही चीज़ पूछा जा रहा है। बेसिकली जो रानी मधुमक्खी जो खाता है ना, वो रॉयल जेली खाता है। क्या खाता है, रॉयल जेली खाती है रानी मधुमक्खी। ये खाने से क्या होता है, इसमें कुछ अलग गुण इनके पास आ जाता है। ये खाने से क्या होता है, इसमें कुछ अलग गुण आ जाता है, अलग गुण, एक विशेष गुण विकसित हो जाता है, जिसके कारण ही इसको हम लोग रानी मधुमक्खी का नाम देते हैं। तो ये और सदस्य से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और मधुमक्खी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये क्या खाते हैं, तो रॉयल जेली खाते हैं। इसी कारण से इसका कुछ गुण अलग हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है जो चेचक होता है वो किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कि विषाणु के कारण होता है। तो ये हम पहले ही बोले थे कि आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा बीमारी किसके कारण होता है। हम कुछ अभी भी यहाँ पर कुछ चर्चा कर देते हैं। अगर बात करेंगे वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु। विषाणु से होने वाली जो बीमारी है कौन कौन सा है, तो विषाणु से होने वाली जो बीमारी है, कुछ बीमारी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इन्फ्लुएंजा, दूसरा होता है गलफूली, तीसरा होता है पित्त ज्वर, और भी होता है पोलियो भी होता है, इसी से होता है पोलियो, हाइड्रोफोबिया, ये भी विषाणु से ही होता है। चेचक, ये भी विषाणु से भी होता है। एड्स,
एड्स जो होता है ये भी विषाणु से ही होता है। तो ये कुछ नाम हम लिखे जो विषाणु से होने वाली बीमारी है। अब कुछ नाम लिखते हैं जो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है उसका भी कुछ हम नाम लिख देते हैं। प्लेग, ये जीवाणु से होता है। कॉलेरा, ये भी जीवाणु से होता है। टाइफाइड, ये भी जीवाणु से होता है। क्षय रोग, टीबी कहते हैं, ये भी जीवाणु से होता है। डिप्थेरिया, ये भी जीवाणु से होता है। टेटनस, ये भी जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग एक और बीमारी है निमोनिया, ये भी जीवाणु से ही होता है। निमोनिया etc। अब बात कर लेते हैं कुछ क्या से प्रोटोजुआ से होने वाली जो बीमारी है। प्रोटोजुआ, तो प्रोटोजुआ से कौन सा बीमारी होता है उसको मैं चर्चा है। पेचिस, लिखना है इसमें पेचिस के बाद सुपुष्टि रोग और होता है मलेरिया भी इसी से होता है। काला जड़, ये भी प्रोटोजुआ से ही होता है etc। तो ये सब प्रोटोजुआ से होने वाला बीमारी है। अब यहाँ पर चेचक का बात किया जाए तो चेचक का भी हम लोग देख ही लिए किससे होता है, ये विषाणु से होता है। तो ये इसका सी ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वेट कर ले। आगे जो है स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। किससे स्वबहुगुणता प्रेरित होता है? स्वबहुगुणता का मतलब क्या है? स्वबहुगुणता का मतलब होता है कि गुणसूत्र में परिवर्तन ला देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वबहुगुणता कहते हैं। तो स्वबहुगुणता में गुणसूत्र में परिवर्तन लाया जाता है। तो ये होता कैसे है? तो जब कोशिका का विभाजन होता है, तो इसमें जो कॉलचेसिन जो होता है यही क्या करता है, कोशिका का विभाजन को रोकता है। मतलब उसको विभाजन को जैसे ही रोकेगा तो रोकने के बाद उसमें क्या हो जाएगा कि अब ऐसा है कि गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता, गुणसूत्र कंबाइन होने लगेगा। कंबाइन होकर तो क्या हुआ, स्वबहुगुणता उसमें उत्पन्न हो जाता है। उसमें एक से ज़्यादा बोल सकते, मतलब ये हम लोग जैसे बोलते हैं ना त्रिगुणन, तो ये सब क्या होता है, ये टू गुणन होता है। मतलब ये इसको द्विगुणित कहते हैं, इसको त्रिगुणित कहते हैं। तो वैसे इससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग स्वबहुगुणता, मतलब एक से ज़्यादा। ये कृत्रिम रूप से भी किया जाता है और क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से भी होता है। देखिए किसके प्रेरित से होता है, तो कॉलचेसिन द्वारा ये होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के विषाक्तता किसके कारण होता है? भोजन विषाक्तता किसके कारण होता है? भोजन मतलब खराब किसके कारण होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो भोजन के विषाक्तता के कई कारण होता है, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम। मुख्य कारण क्या होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम के कारण ही क्या होता है, ये भोजन क्या करता है, खराब कर देता है। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है भोजन को खराब करता है। अब भोजन खराब होने के कारण अगर उस भोजन को हम लोग खाते हैं तो हम लोग अलग अलग बीमारी देखने को मिलता है। उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, पेट से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। ये भोजन विषाक्तता के कारण देखने को मिलता है। ये सब जो होता है ये सब भोजन को विषाक्तता नहीं बनाता है। राइबोजियम हम लोग जानते हैं कि ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को अवशोषित करता है। दूसरा इसमें दिया हुआ है
एजिटोबैक्टर के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं की है। ये वायुमंडल से जब नाइट्रोजन ले लेता है राइजोबियम, इस नाइट्रोजन को उस नाइट्रोजन की यौगिक में बदलने का काम करता है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की यौगिक में बदलने का काम कौन करता है? तो एजिटोबैक्टर करता है। लैक्टोबैसिलस के बारे में तो सभी को आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है। तो लैक्टोबैसिलस का काम होता है कि दूध से दही का निर्माण करना, ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसमें बहुत साधारण क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। रक्त प्रतिरक्षी मतलब प्रतिरक्षा का काम जो करता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो लिम्फोसाइट। दो प्रकार के लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। उसमें पढ़े भी थे कि टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो बाहर से आने वाले प्रतिजन को पहचानने में मदद करता है, और उसके विरुद्ध लड़ने का जो काम करता है वो बी लिम्फोसाइट करता है। तो ये प्रतिरक्षित तंत्र जो स्रावित होता है वो लिम्फोसाइट से स्रावित होता है। इसको ध्यान में पूरी तरह से रखें, इसके बारे में बहुत चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समस्थानात्मक जलीय जंगली घास है? इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जंगली घास होता है। तो देखो, इसमें जंगली घास समस्थात्मक जलीय जंगली घास बोला है, मतलब जो जल में रहता है। तो जल में जो ये घास का काम करता है वो जलकुंभी करता है। इसको जंगली घास क्यों बोला जाता है? तो पानी के लेयर के ऊपर ये क्या होता है, पूरा छा जाता है। पानी का ऊपरी सतह पर ये जो पौधा होता है ये पूरा छा जाता है, जिसके कारण जब इस ऊपर छा जाता है तो जलीय जो जीव होते हैं उनको बाहर का ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है। बाहर के वातावरण से क्या होता है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, बाहर का वातावरण इसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण में जलीय जीवों को रहने में दिक्कतें आने लगती है, जलीय जीव मरने लगते हैं। तो ये इसीलिए इसको हम जंगली घास की तरह हम बोलते हैं, इसलिए कि ये जंगली घास है, ये पानी में रहने वाला जंगली घास है जो कि बर्बाद कर रहा है जलीय जीवों को। जैसे हम लोग ऐसे खेतों वगैरह में जानते हैं जो घास होता है तो फसलों को क्या करता है, बर्बाद करता है। तो वैसे ये जल में रहने वाला घास हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट लिए है कम से कम 3 साल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा सभी चैप्टर का। उसके बाद एक हम लोग इम्पॉर्टेंट सेशन किया जाएगा कुछ सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, मैथ का तो होगा ही, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि इसमें से कौन क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है। तो उससे वो सेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।